चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। अभी जैसे क्वेरी के लिए अनिल जी से बात करना है, उदय जी से भी बात करना है। तो आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे ऑडियो क्लिप अपलोड किया था लीवर के विषय में कि लीवर कैसे वर्क करता है। हम जो दवाइयाँ खाते हैं लीवर उसको रोक देता है, फिर भी रोकने के बाद दवाइयाँ कैसे काम कर जाती है, ये सारी बातें हमने करी थी और जो बिल्कुल एकदम नए तरह की बात थी। उसी तरह का एक नया बात आज के सेशन के प्रारंभ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक प्रॉब्लम होती है, क्या नाम है उसका, पार्किंसन। तो पार्किंसन में क्या कहते हैं कि डोपामाइन नहीं बनता है। चलो ठीक है, डोपामाइन नहीं बनता है तो डोपामाइन एक्चुअल बनता कहाँ है, ब्रेन में बनता है। तो ब्रेन डोपामाइन नहीं बना रहा, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, 12 गैस आई देते हैं। 12 गैस आई किस लिए देते हैं, किसी को पता है? ये 12 गैस आई पार्किंसन में हम लोग क्यों देते हैं? इंटेस्टाइन से बनवाते हैं सर। इंटेस्टाइन से दूसरी जगह पे तो बनता है ना। हाँ, ये जैसे गुरुजी ने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर सारे केमिकल एक से ज़्यादा जगह पे बनते हैं। तो ब्रेन में भी बनता है, दिमाग में भी बनता है और इंटेस्टाइन में भी बनता है। तो इंटेस्टाइन में जहाँ डोपामाइन बनता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? उस सिस्टम को कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। कुछ याद आया हल्का हल्का? ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। याद आया सर। याद आ गया? अब इसी से मिलता जुलता एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब इंटेस्टाइन के अंदर डोपामाइन बन सकता है तो और भी केमिकल्स बन सकते हैं, हार्मोन्स भी बन सकते हैं और बनते हैं। तो इंटेस्टाइन का मतलब क्या हो गया? देखो, पहले तो हमारा ओरल कैविटी है, मुंह है, उसके बाद गर्दन है, फूड पाइप है, फिर स्टमक है। स्टमक के बाद जहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है जिसमें डियोडिनम आ गया, फिर जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन और उसके बाद रेक्टम, यहाँ तक ये सारा इंटेस्टाइन ही है। तो इंटेस्टाइन में जैसे डोपामाइन बनता है वैसे कुछ हार्मोन भी बनते हैं। और अभी हार्मोन के नाम बताऊंगा तो आप सभी कहोगे हाँ 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 सर ये मेरे को पता है। लेकिन अभी मैं पूछ दूं अगर कि इंटेस्टाइन में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, आप पढ़ा आप सभी ने है लेकिन अभी याद नहीं होगा। क्या कोई बता सकता है इंटेस्टाइन में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? कोलेसिस्टोकाइन, सिक्रेटिन। बहुत बढ़िया, कोलसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये दो हार्मोन हमारे इंटेस्टाइन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? डियोडिनम में बनते हैं। अच्छा, इन दोनों के काम के बारे में आप लोग को पता होगा। इसके बारे में गुरुजी के बुक में, वेद में बहुत विस्तृत रूप से लिखा हुआ है कि ये पैनक्रियास को एक्टिवेट करके सोडियम बाइकार्बोनेट मंगवाते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये लीवर से पीला वाला बाइल मंगवाते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर वो 3 तरह के एंजाइम्स बनवाते हैं पैनक्रियास से, माइलेज, ट्रिप्सिनोजेन और लाइपेज। फिर गॉल ब्लैडर को बोलते हैं कि तुम्हारा वाला बाइल है जो
सर माइक ऑन नहीं है आपका। हाँ, पता नहीं क्यों कुछ सेकंड के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, लास्ट आप लोगों ने कहाँ तक सुना? खैर, तो वो जो भी है, जैसे अभी प्रमोद जी ने बताया कि हमारे इंटेस्टाइन में 2 हार्मोन बनते हैं, कोलसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। इनका मेन टारगेट होता है पैनक्रियास से जो भी केमिकल आने वाले हैं उनको जल्दी जल्दी मंगवाना। जब भी हमने खाना खाया, गॉल ब्लैडर से, लीवर से बाइल मंगवाना, पाइलोरिक स्फिंक्टर को बंद करना और खोलना कि नहीं अभी भेजो, फिर बंद कर देगा कि नहीं अभी मत भेजो। जब तक काम चल रहा है वो बंद रखता है कि और ज़्यादा ना आ जाए। फिर जेजुनम की स्पीड को बढ़ाता है, कंट्रोल करता है, कभी कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। ये कोलसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन का काम है। और एक और हार्मोन बनता है, वो इंटेस्टाइन में नहीं बनता, वो स्टमक में बनता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में सहायता करता है। गैस्ट्रिन के बिना HCl स्टमक में नहीं बन सकता। तो ये 3 हार्मोन बनते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और इस हार्मोन बनने वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं एंटेरिक एंडोक्राइन सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम नहीं, एंटेरिक एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि जहाँ भी हार्मोन बनता है उसको एंडोक्राइन कहते हैं। पैनक्रियाज में भी हार्मोन बनता है, 3 हार्मोन बनता है, सोमेटोस्टेटिन बनता है, ग्लूकागॉन बनता है, इंसुलिन बनता है। तो इन सबको कहते हैं एंटेरिक एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंटेरिक एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत ही जबरदस्त एक पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस का ही एडवांस रूप है म्यूकोसा। मतलब हमारा खाना पेट के अंदर जिधर जिधर से होके जाता है, वो ऐसा नहीं कि एक पाइप है और उसके अंदर पानी चला जा रहा है। पानी तो नहीं जा रहा, वो सॉलिड कुछ जा रहा है। तो जहाँ भी सॉलिड चीज ट्रैवलिंग करेगा वहाँ फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। इसके कारण हमारे इंटेस्टाइन में जख्म हो सकता है। तो वो जख्म ना हो, उसके लिए इंटेस्टाइन के अंदर एक म्यूकस की परत होती है, जिसको कि म्यूकोसा कहते हैं। तो ये म्यूकोसा का काम सिर्फ इतना नहीं है कि खरोच ना लगे। म्यूकोसा का काम ये भी है कि जो भी खाने के अंदर मटेरियल है वो इलियम में जाके एब्जॉर्ब तो हो जाएगा विलाई के द्वारा, लेकिन किस चीज को कितना एब्जॉर्ब करना है ये वो म्यूकोसा डिसाइड करता है। अच्छा चलो, अगर म्यूकोसा डिसाइड करता है तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है? तो ये छोटा सा चीज मैं बता रहा था, ये काफी पहले 2022 में या 2021 के सेशन में मैंने एक बार बताया था कि जितना अनकुक्ड फूड खाएंगे, बिना पका हुआ भोजन जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अधिक स्वस्थ रहेंगे। हालांकि ये उस समय मैंने प्रैक्टिकली देखा था, इसका थ्योरी मेरे को नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बाद में अभी कुछ दिन पहले मैं वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने एक वीडियो भेजा था मेरे को। वो हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, उसमें उन्होंने डाला था और उस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी, ये एंटेरिक एंडोक्राइन सिस्टम की। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये उनकी सुनी हुई बात ही मैं बता रहा हूँ। एंटेरिक एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये म्यूकोसा जो है ना, ये डिसाइड करता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी भोजन है उसमें से कौन सा चीज कितनी मात्रा में हमारे ब्लड में जाएगा, ये डिसाइड करता है म्यूकोसा। सिंपल सी एक बात है, मैंने कितना भी चीनी खा लिया, वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनेगा, इलियम में जाएगा, वहां से एब्जॉर्ब होकर के लीवर में जाएगा, ब्लड में जाएगा, फिर जाकर के मेरे को एनर्जी देगा। अगर म्यूकोसा ने रोक दिया कि नहीं मेरे को चीनी को जाने नहीं देना है, तो हम लाख चीनी खा लें, वो सारा पेशाब में निकल जाएगा, कुछ स्टूल के साथ निकल जाएगा, लेकिन वो ब्लड में नहीं जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसको म्यूकोसा ने ब्लड में नहीं जाने दिया, रोक दिया है। इसके ऊपर एक बीमारी आती है। अब आ गई न्यूरोथेरेपी की बात। ये सब तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रहा था, अब न्यूरोथेरेपी के ऊपर आते हैं कि आपके पास जितने भी अभी तक डायबिटीज के पेशेंट आए होंगे उसमें से एक आध पेशेंट ऐसा जरूर आया होगा जिसका ब्लड में शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है, उसके पेशाब में शुगर आ रहा है, जिधर वो पेशाब करता है उधर चींटियां लग जाती हैं, कीड़ियां लग जाती है, लेकिन ब्लड में शुगर का लेवल ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो भी शुगर, जो भी कार्बोहाइड्रेट वो खा रहे हैं, उनका म्यूकोसा जो है उसको रोक दे रहा है। इन्होंने कुछ वैसा गड़बड़ किया होगा जिसके कारण म्यूकोसा उसको रोक दे रहा है, ग्लूकोज को ब्लड में जाने नहीं दे रहा है। तो भाई बॉडी में कोई भी चीज़ परमानेंटली तो रहेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना है। या तो पसीने के द्वारा निकलेगा, सांस के द्वारा निकलेगा, पेशाब के द्वारा निकलेगा, स्टूल के द्वारा निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो निकलना है। तो वो पेशाब के द्वारा निकलता है। इसी को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ऐसा बीमारी का नाम आपने सुना होगा, वेद में आप पढ़ोगे अगर तो उसमें मिलेगा भी ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ठीक है लेकिन पेशाब के अंदर बढ़ा हुआ है। तो ये क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि म्यूकोसा उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है। अब बात आती है कि कैसे अंदर जाने दे भाई, म्यूकोसा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले ये म्यूकोसा के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। पहला तो ये बात है, वो अंदर जाने देगा नहीं। अच्छा, वो किसी चीज़ को कैसे समझता है कि कौन सा चीज़ अंदर जाना है और कौन सा चीज़ अंदर नहीं जाना है? तो एक जो हम लोग बात करते हैं ना, मदर नेचर, ये प्रकृति जो हमारी माँ है, तो इस प्रकृति के अंदर रहने वाला हर जीवित और निर्जीव चीज एक दूसरे को समझता है। आपको पता है कि कांटे के ऊपर मैं उंगली रखूंगा तो मुझे चुभेगा, ये आपको शुरू से ही, बचपन से ही पता है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। तो हमारे मनुष्य के शरीर को या हर एक के शरीर को ऐसा बनाया गया है, उसके अंदर पहले से फीडिंग है कि कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है और कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब फिर से लीवर वाली जो मैंने बात बताई थी शुरुआत में ही कि लीवर का एक सेशन कराया था मैंने, उसमें बताया था ना कि एक बिल्डिंग है, उसके नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है और उस बिल्डिंग में मेरा एक फ्लैट है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई लोग डिस्टर्ब ना करे, तो मैंने जाके बोला कि वो सिक्योरिटी गार्ड को कि देखो मैं रूम नंबर 300 में रहता हूँ और मेरा कोई जान पहचान वाला है तो उसको भेज देना, बाकी नया लोग आएगा तो मत भेजना। अभी वो बेचारा कंफ्यूज, उसको पता क्या है कि कौन से लोग को मैं पहचानता हूँ, कौन से लोगों को नहीं पहचानता हूँ। तो वो मेरे को बोलेगा कि सर मैं कैसे पता, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक डायरी दे दूंगा जिसमें जिन जिन लोगों को मैं पहचानता हूँ उनका मोबाइल नंबर, नाम, फोटो वगैरह सब कुछ रहेगा। अब क्या होगा, कोई भी नया व्यक्ति आता है तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मोबाइल नंबर लेगा और कंप्यूटर में अपना चेक करेगा और उसके साथ फोटोग्राफ उसका निकल के आ जाएगा, देखेगा कि हाँ यही बंदा है, उसको भेज देगा। और जिसका फोटोग्राफ मोबाइल नंबर नहीं है उसको नहीं भेजेगा। अब आप सोचोगे ये तो बहुत लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपन पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, लेकिन 700 करोड़ लोग को आप पहचानते नहीं। आप बहुत ज़्यादा तो 500 लोगों को पहचानते होंगे, तो 500 लोगों का एक डाटाबेस तैयार किया जा सकता है। तो वैसे ही दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 108 एलिमेंट था, अभी तो शायद बढ़ भी गया है। तो इतने सारे केमिकल्स हैं, क्या सभी हमारी बॉडी को जरूरत है? तो हाँ, हमारी बॉडी के अंदर सभी है, लेकिन सभी की हमें जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। तो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसका एक डाटाबेस बना के वो म्यूकोसा के पास है कि जब भी हम, ये बंदा विटामिन सी खाएगा तो देख लेना, अगर इम्यूनिटी कम है, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो विटामिन सी की ज़रूरत है। तो जैसे ही ये नींबू वगैरह खाएगा, आंवला खाएगा, संतरा खाएगा, तो वहाँ से विटामिन सी को लेकर के ब्लड में डाल के लिवर में स्टोर करा देना है। तो क्या है, उसके पास डाटाबेस है। तो उसके पास डाटाबेस कहाँ से मिला? वो मदर नेचर ने उसको दिया है कि अगर कोई एप्पल खाता है तो वो समझ लेना वो शरीर के लिए जरूरी चीज़ है, उसको जाने देना। अगर कोई गेहूं खाता है
तो उसको जाने देना, वो शरीर के लिए जरूरी चीज़ है क्योंकि वो मदर नेचर का बनाया हुआ है। हाँ, कोई बिस्किट खाता है तो मत जाने देना, क्योंकि बिस्किट मदर नेचर ने नहीं बनाया है, तो बिस्किट को वो नहीं जाने देता था। अब जाने देता है, पहले नहीं जाने देता था, और शुरुआत में नहीं जाने देता है, तो फिर बाद में क्यों जाने देने लगता है? वो होता है ना, किसी के काम को हम लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे टॉर्चर करेंगे टॉर्चर करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी पावर इतनी बढ़ा लेगा कि हम उसको टॉर्चर कर ही नहीं पाएंगे, और या फिर वो अपना काम ही छोड़ देगा। तो नॉर्मली लीवर के साथ भी और ये म्यूकोसा के साथ भी ऐसा ही है। हमें बनाया गया है फ्रूट्स खाने के लिए, वेजिटेबल्स खाने के लिए, हमें बिस्किट खाने के लिए नहीं बनाया गया है, हमें ब्रेड खाने के लिए नहीं बनाया गया है। मतलब ठीक है, हम खा रहे हैं क्योंकि हमें समय भी बचाना है, थोड़ा सा मेहनत भी बचाना है, तो ठीक है, उसके लिए हमारी बॉडी हैबिचुअल हो गई है। लेकिन इस हैबिचुअल का ये परिणाम आया कि जाहिर सी बात है, हमारा म्यूकोसा जो है वो अनकुक्ड फूड जो है, प्राकृतिक चीज़ है, उसको आराम से जाने देता है, बाकी चीज़ों को रोकता है। अब हमने खा खा के आदत बना ली कि वो सोचता है कि चलो यार, ये तो इसका रोज का काम है, जाने दो। तो कहीं ना कहीं वो हमारे द्वारा खाए हुए बर्गर को अंदर जाने देता है ब्लड में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने सिक्योरिटी को कम कर दिया है, अपनी पावर को डिक्रीज कर लिया है, कम कर दिया है। तो जाहिर बात है, पावर को कम कर दिया तो आज बर्गर हमारे ब्लड में चला जा रहा है, कोई कल इन्फेक्शन चला जाएगा। तो दूसरी बात, जैसा मैंने पहले बताया, अभी दूसरी बात इसमें ये बता रहा हूं कि किसी को भी किसी भी तरह का वायरल, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग वायरल ट्रीटमेंट देते हैं, कई बार इंजुरी ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहां भी आप वायरल ट्रीटमेंट या इंजुरी ट्रीटमेंट या किसी भी ट्रीटमेंट में थाइमस यूज कर रहे हैं, तो वहां कोशिश करना है म्यूकोसा को भी एक्टिवेट करना है। अब फिर से वही बात, म्यूकोसा को एक्टिवेट करेंगे कैसे, तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। मेरे को लगता है कि आज क्वेरी के बारे में बात नहीं हो पाएगी। चलो खैर, तो ये चीज समझ में आया कि अगर हमारा म्यूकोसा सही तरीके से काम कर रहा है तो हमें खाने पीने के चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप में से अधिकतर लोग तो अभी शहरों में ही रहते होंगे, कुछ लोग गांव से भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि साल में 2-3 बार 4 बार गांव जाना आना होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आप देखना। नॉर्मली गांव में या शहरों में भी घरों में आम के पेड़ होते हैं, तो नॉर्मल जो पेड़ होता है उस पे आम लगता है, पकता है, पक के गिरता है, और फिर उसको हम लोग खा लेते हैं। कई बार चिड़िया हमसे पहले खा लेती है। बट जो हम आम बाजार से खरीद के लेके आते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि आम के पेड़ में आम हुआ, पका, फिर गिरा, फिर उसको उठा के रखा गया ना। वो एक टाइमिंग बनाते हैं कि हाँ, ये आम जितना बड़ा होना था बड़ा हो चुका है, अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो एक ही दिन में पूरे बागीचे के आम को तोड़ लिया जाता है, कच्चा ही तोड़ लिया जाता है, फिर उसके अंदर कार्बाइड लगा के उसको पकने के लिए रखते हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो ये आम का जो फार्मिंग है ये मैंने बताया, इसके बारे में बताऊंगा क्यों मैंने बताया। अब किसी बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया मीठा नहीं खाना। बीच में आवाज फिर से चली गई थी क्या मेरी? जी आपकी चली गई थी। अच्छा, अभी तो आ रही है ना? ठीक है। तो जैसे क्या है, नॉर्मली उपजा हुआ कोई भी चीज हम खाएंगे, नॉर्मली उपजा हुआ, कहते हैं ना डायबिटीज वाले को मीठा नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूँ आम खाओ, लेकिन आम खाना है तो खुद घर पे ही पेड़ लगा लो, 2 से 3 साल में वो फलने लगता है।
बट हाँ, उसके अंदर कोई दवाई और फिर वो केमिकल खाद वगैरह नहीं डालना। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, जब आम के बागीचे हैं तो क्या करते हैं, अभी जैसे आम की वो छोटी छोटी फलियां आना शुरू की है, फूल, उसको क्या बोलते हैं, हमारे इधर मोजर बोलते हैं। अब धीरे धीरे आप देखोगे कुछ हवा आंधी पानी ऐसा आएगा, जैसे आज भोर में भी हमारे इधर बिहार में बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चल रही थी, तो उसमें क्या है, वो फूल टूट टूट के गिरने लगते हैं। तो कुछ गिरते हैं, मतलब 30% गिर जाते हैं, 70% रहते हैं, वही 70% आम बनते हैं। तो अभी लोगों ने उसके लिए भी केमिकल्स वगैरह डालना शुरू किया है कि वो जड़ से मजबूत हो जाएंगे, टूट के गिरेंगे नहीं। अरे बाबा, उसमें 100 फूल हुआ है, उसमें 50 आम ही फलने का जगह है। इसलिए प्रकृति बाकी के 30 35 40 50 को गिरा देती है, क्योंकि जितने भी आम होंगे वो एकदम सॉलिड और मस्त होंगे। लेकिन हम लोग उसमें दवाई ववाई डालते, तो वैसा नहीं। आपके घर पे अगर आम है, आप अपने सामने देख रहे हो कि वो उगा है, फला है और गिरा है, उसको खाओ, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा पता है? क्योंकि वो आम को जैसे ही आप खाएंगे ना, वो जैसे ही वो स्टमक से होके डियोडिनम जेजुनम से होके इलियम में जैसे ही जाएगा एब्जॉर्ब होने के लिए, तो वहाँ का म्यूकोसा देखेगा कि अरे यार, ब्लड में तो पहले से ही शुगर का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। अच्छा, देखते हैं इस आम में और क्या क्या है। अरे यार, आम में बहुत सारा फाइबर, अच्छा फाइबर की ज़रूरत है, फाइबर को साइड कर लेगा। प्रोटीन भी है, प्रोटीन को भी साइड कर लिया। अब उसके अंदर मतलब ग्लूकोज छोड़ करके बाकी जितना चीज काम का रहेगा वो म्यूकोसा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस आम वाले शुगर को वो नहीं लेगा, क्योंकि उस आम के लिए जो डाटाबेस चाहिए वो म्यूकोसा के पास पहले से ही है। अभी हम गोलगप्पे खाते हैं तो गोलगप्पे के लिए उसके पास डाटाबेस नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है किस चीज को एब्जॉर्ब करना है, किस चीज को नहीं करना है। तो या तो वो बिल्कुल नहीं करेगा एब्जॉर्ब। कई लोगों को देखा होगा आपने, गोलगप्पे खाते हैं और उसके बाद लूज मोशन शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके म्यूकोसा ने उसका एक पार्ट को भी अंदर नहीं आने दिया। अच्छा, हम लोगों का म्यूकोसा क्या है, वो एडजस्ट हो गया, उसको पता है कि ये बिगड़े हुए लोग हैं, ये सुबह सुबह पनीर पराठा खाएंगे, दोपहर को छोले भटूरे और छोले कुलचे खाएंगे, तो यही सब काम है इनका। तो चलो, इनका तो जो भी आता है अंदर आने दो। तो हम क्या, हम गोलगप्पे खाते हैं तो चलो सब कुछ ब्लड में चला गया, जोड़ों में दर्द है तो अगले दिन थोड़ा दर्द हो जाएगा, वही माँ यूरिक एसिड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ब्लड में पहुंच गया। वही खट्टा अगर हम ओरिजिनल चीजों में खाएं, जैसे सुबह सुबह उठ के हमने संतरा खा लिया, तो उसका इतना बैड इफेक्ट नहीं होगा, उससे जॉइंट पेन नहीं बढ़ेगा। लेकिन हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी? हाँ, इधर मेरे पास थोड़ा लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो खैर चलो, अब ज्यादा लंबी बात नहीं करके बाहर आने, बाहर, थोड़ा सा बाहर आ जाओ सर। बाहर ही हूँ अभी। जी जी। अभी खेतों में बैठा हुआ हूँ मैं। अब कितना बाहर अरे आऊँ वाह, मैं रात? ठंडी लग रही है आपको क्या? नहीं, इधर वो क्या करते हैं ना, वो धान के जो पौधे होते हैं, जैसे धान तो निकाल लिया, वो सूखी हुई जो रहती है ना, वो चारों तरफ से घेर करके वो, जैसे रामायण सीरियल में हम लोग देखते थे ना, ऋषि मुनि लोग कुटिया बना के रखते थे, तो वैसी बना रखी है, उसके अंदर ही बैठे हुए हैं। इसमें ठंडी लगती है। वेरी गुड। चलिए, अरे तो वाह, क्या बात है। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज का ये जो अभी तक मैंने जो भी बातें बताई, ये बताने के लिए कि देखिए, हमारा जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा अगर सही रहता है तो उसको खुद पता है कि हमें शरीर को क्या ज़रूरत है, उतना वो जाने देगा। अभी एक क्वेरी की बात बताता हूँ। 2-3 दिन पहले मेरे पास किसी ने भेजी थी, मेरे को ध्यान पे नहीं आ रहा, मैंने पढ़ी लेकिन उसका जवाब भी नहीं दे पाया। मैं सोचा था कि सेशन जब होगा उस समय बताऊंगा। देखो, वो क्वेरी कुछ इस तरह से थी, पूरा मेरे को याद भी नहीं है। कोई बंदा था जिसको एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मतलब बम्बू स्पाइन।
पूरा रीढ़ का हड्डी जो है उसके अंदर कैल्शियम जमा होकर वो पूरा जाम होकर एक बांस की तरह बन गया है। और जब उसका विटामिन D3 और कैल्शियम चेक करते हैं तो वो कम आता है ब्लड में। तो अभी वो भाई साहब कंफ्यूज थे कि सर क्या इनको 125 डिसीज दे कि नहीं दे, क्या करें। तो एक चीज समझो, वहां पे 125 डिसीज देना है। अभी हड्डी में, स्पाइन में कैल्शियम जम गया है और ब्लड में कैल्शियम कम है। तो यहाँ पे देखो म्यूकोसा का एक काम है, म्यूकोसा को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना mgdl कैल्शियम या विटामिन D3 की जरूरत है। mgdl मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किसी भी ब्लड का कोई भी कंपोनेंट जब ये किया जाता है तो mgdl रहता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो उसको म्यूकोसा को पता है कि अपने को कितना कैल्शियम अंदर भेजना है, कितना ग्लूकोज अंदर भेजना है, कितना विटामिन B12 भेजना है, उसको सब पता है, वो उतना ही भेजता है। हाँ, बाकी जो चीज़ को वो नहीं पहचानता है उसको तो पूरा ही भेज देता है। अब वो ब्रेड को नहीं पहचानता, मैदे को नहीं पहचानता है, तो वो रुकता नहीं, वो बोलता है चल जाओ जितना जाना। वो तो आधा तो पहले ही चिपक जाता है उधर डिओडिनम जेजुनम में, इलियम तक आता ही बहुत कम है। तो खैर, अब किसी को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ ब्लड में विटामिन D3 और कैल्शियम कम है तो सोचने वाली बात है कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि म्यूकोसा ने तो डिसाइड कर लिया कि इतना जरूरत है, इतना उसने भेज दिया। अब कहाँ कितना भेजना है। अच्छा, म्यूकोसा डायरेक्ट हड्डियों में नहीं भेजता है कैल्शियम को, विटामिन D3 को, वो कहीं भी कोई चीज नहीं भेजता है, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है। अच्छा, ब्लड क्या करता है, उसको ले जाता है लीवर में डालने के लिए। अब लीवर डिसाइड करता है कि कितना ग्लूकोज किधर भेजना है, कितना कैल्शियम किधर भेजना है। अगर लीवर में गड़बड़ हो जाए, अब देखो कैल्शियम की जरूरत हम लोग सोचते हैं हड्डी में है, लेकिन ऐसा नहीं, हड्डियों में भी जरूरत है, मसल्स में जरूरत है, ब्लड के अंदर जरूरत है। टेंडन, टेंडन समझते होंगे आप, जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करने के लिए जो पतले पतले रचनाएं होती है उसको टेंडन कहते हैं। उसके अंदर भी कैल्शियम की जरूरत है, बहुत हर जगह पे लगभग कैल्शियम की जरूरत है। तो ये लीवर डिसाइड करता है कि हमें कितना कैल्शियम कहाँ भेजना है। और अगर लीवर ठीक से काम ना करे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब सपोज मान के चलो मैं रोज 3 रोटी खाता हूं। सपोज, मैं हालांकि रोटी खाता नहीं हूं, चावल खाता हूं ज्यादा, लेकिन एक सपोज बता दिया मैंने कि मान के चलो मैं रोज 3 रोटी खाता हूं और मेरे भाई साहब हैं वो मान के चलो वो 4 रोटी खाते हैं, हालांकि वो तो मेरे से भी कम खाता है, वो 2 ही रोटी खाता है मान के चलो। अब मम्मी दोनों को रोटी देती है, मेरे को भी देती है और भाई को भी देती है। अब मम्मी ये भूल जाए कि कौन कितना रोटी खाता है, तो क्या होगा, हो सकता है किसी दिन मेरे को 2 रोटी दे देंगे और भाई को 3 रोटी। अब भाई माँ ने दे दिया तो खाना तो है ही, तो मैं अगर 2 रोटी खाऊंगा तो मेरा क्या होगा, हल्की सी भूख रह जाएगी, कमी रह जाएगी, मतलब मेरा हाल ब्लड वाला हो जाएगा, मेरे अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 कम हो गया है। अच्छा, भाई जो 2 रोटी खाता था उसकी जगह उसको 3 मिल गया है, तो भैया मम्मी ने दिया, खाना तो है, अब खा लेगा, तो क्या होगा, उसका हाल स्पाइन की तरह हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, वहां पे कैल्शियम जमा हो गया। तो सेम यही चीज होता है, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने का मतलब, या किसी भी तरह का कोई भी कैल्सिफिकेशन, एड़ी में हड्डी बढ़ गया, घुटने में हड्डी बढ़ गया, कहीं भी हड्डी बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम ज्यादा आ रहा है शरीर में ना, वो तो म्यूकोसा आने ही नहीं देगा। हाँ, अगर आप अलग से कैल्शियम का दवाई खाओगे, विटामिन D3 का दवाई खाओगे तो वो आएगा, क्योंकि वो फिर अब म्यूकोसा का बस का बात नहीं है, वो म्यूकोसा भेज देगा लीवर में, लीवर समझे। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो भी सफेद चीजें खाते हैं, दूध, पनीर, चावल, लहसुन, रोटी, मूली, प्याज, ये जो भी व्हाइट चीजें खा रहे हैं, इसके अंदर जो कैल्शियम है तो वो म्यूकोसा को पता है कितना अंदर लेना है और बाकी को वो निकाल देता है। तो इसलिए कभी भी ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है तो ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं पे कैल्शियम बढ़ा तो नहीं है। और ठीक इसका उल्टा, अगर कहते हैं कि कैल्शियम बढ़ गया है, सपोज मान लो किसी के एड़ी में बढ़ गया है, किसी के स्पाइन में बढ़ गया है, किसी के घुटने में बढ़ गया है, गर्दन में बढ़ गया, कहीं भी एड़ी बढ़ गया, नाक पे हड्डी बढ़ जाती है, बहुत सारी, कहीं भी हड्डी बढ़ गया तो हमें ये भी चेक कर लेना है कि कहीं ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है।
म्यूकोसा जो है वो अपनी तरफ से एकदम परफेक्ट क्वांटिटी भेजता है, जितना ज़रूरत है उतना ही भेजता है, ना कम ना ज़्यादा। अगर कहीं कम हो रहा है तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है किसी जगह पे, ये अवश्य चेक करें। अब आते हैं आज के सेशन के लास्ट वाले टॉपिक पे, उसके बाद कुछ क्वेरीज की बात करेंगे, हालांकि समय तो बहुत हो गया है, चलो एक आध क्वेरी तो बात कर लेंगे। अब आते हैं उस बात पे कि हमें तो समझ में आ गया कि म्यूकोसा का बहुत बड़ा काम है। अभी ये म्यूकोसा को एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो जाने अनजाने हम लोग म्यूकोसा हम लोग सभी एक्टिवेट करते हैं। जब हम न्यूरोथेरेपी का एक पॉइंट देते हैं 1 गैस आई 6 पॉइंट, ये इलियम के अंदर जो विलाई है, वो पतले पतले बाल जैसी रचनाएं होती है, उनके अंदर जो म्यूकोसा होता है उसी को एक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है 1 गैस आई 6 पॉइंट। ऐसे जो हम लोग 6 गैस आई देते हैं, तो 6 गैस आई क्या है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सबको। इसमें स्पेशली जो 1 गैस आई 6 पॉइंट दे रहे हैं, ये उस म्यूकोसा को एक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है। तो जाहिर बात है म्यूकोसा से जुड़ा हुआ जो मैंने प्रॉब्लम बताया, इन्फेक्शन के बारे में बताया मैंने कि कहीं पे भी अगर किसी को वायरल ट्रीटमेंट या इंजरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके पहले या उसके बाद में कभी भी 1 गैस आई 6 पॉइंट मल्टीप्लाइड 6 ये जरूर दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब मेरा बोलना ख़त्म हुआ, ये छोटी सी बात बतानी थी, आप सभी के साथ शेयर करना था। मेरे को लगता है ये काफ़ी जानकारी भरी बातें आप लोगों के लिए रहेंगी। तो अभी आज जो सेशन हुआ इसके बारे में कुछ बताना है तो आप लोग बता सकते हैं, और बाकी क्वेरी के लिए भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हैंड राइज किया है, तो एक एक करके बात करते हैं। जी अनिल जी, अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताइए, एक मिनट में ये आज आपकी, एक नई पेशेंट आई थी। हाँ हाँ एक मिनट में देख लेता हूँ। आपने भेजा भी था, अच्छा। HbA1c 7.2 है, साथ में यूडीएफ भी आता है। ब्लॉटिंग घुटनों में दर्द है, वो लिखना रह गया था, बाद में इन्होंने बताया था, लास्ट में बताया था घुटनों में नी पेन भी है, उन्होंने कुछ क्रेप बैंड भी बांध रखी थी अपने घुटनों में। नहीं तो जाहिर बात है, आपने लिखा भी है ना ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो हड्डी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत कहीं पे आएगा ही आएगा। रात में इनको ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की स्टार्टिंग है, डॉक्टर ने बताया। अच्छा, ये डायबिटीज़ के लिए और हाई बीपी के लिए दवाइयाँ लेती हैं? हाँ जी हाँ जी, डायबिटीज के लिए 1 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, और बीपी के लिए 1 गोली रात को। अच्छा चलिए, तो आज ही आए थे, आज ट्रीटमेंट क्या दिया आपने? तो मैंने लिखा हुआ ऊपर, आज तो न्यूट्रल मेटाबॉलिक दिया, मुझे लगा बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ये बहुत बढ़िया काम किया। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसी कोई पेशेंट आते हैं जिनको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है, डायबिटीज़ वाले हो गए, हाई बीपी के हो गए, हाइपोथायराइड के हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए, किडनी पेशेंट हो गए, कोई भी ऐसा बंदा जो काफ़ी उसको बस पूरी ज़िंदगी अब दवाई लेना है, भले वो कल से ही शुरू किया हो लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी लेना है, तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। और ये न्यूट्रल लगभग 1 महीने तक कंटिन्यू रखेगा। आगे जो भी ट्रीटमेंट देंगे ना, पहले एक बार न्यूट्रल जरूर दे दीजिए, ठीक है। ये मैं देख तो पूछना चाह रहा था, न्यूट्रल मेटाबॉलिक 3 दिन बहुत है या 1 हफ्ता देना है? क्या चीज? न्यूट्रल मेटाबॉलिक आज से शुरू किया, आज ही नहीं है पेशेंट, उनको 3 दिन सफिशिएंट है या ज्यादा दिन देना है? देखिए 3 दिन तो न्यूट्रल मेटाबॉलिक ही दीजिए, ठीक है। इसके बाद मेटाबॉलिक हटा दीजिएगा, न्यूट्रल देना है, 1 महीने कंटिन्यू करना है न्यूट्रल। मेटाबॉलिक को हटा करके आगे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उनके लिए हमें काम करना है, ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम है, स्टार्ट कहाँ से करना है, मेन प्रॉब्लम मेरी ये थी। हाँ न्यूट्रल मेटाबॉलिक तो मैं 3 दिन दे दूंगा, ठीक, ये 3 दिन पहले दे देना है, उसके बाद न्यूट्रल कंटिन्यू रखना है। मेटाबॉलिक की जगह आपने जो देना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो इसके
केस हिस्ट्री में आपने लिखा है सबसे पहले यूडीएफ की प्रॉब्लम है अप्रोक्स 5 साल से, और सबसे लास्ट में आपने लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण मतलब एनस में भी पेन रहता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का उल्टा चीज़ है, यूडीएफ भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है। तो ये एक सेशन में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यूडीएफ भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, समझ में नहीं आता है। तो ये एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है यूडीएफ के कारण हो रही है। तो थोड़ा देर के लिए कॉन्स्टिपेशन वाले पार्ट को अभी अपने ब्रेन से बाहर निकाल देना, अभी यूडीएफ के बारे में सोच के चलना है, जिसके कारण इनको ब्लोटिंग वगैरह भी जो भी हो रही है। अब कहीं ना कहीं तो ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो जो हम लोग न्यूट्रल ट्रीटमेंट, मैंने बोला 1 महीना कंटिन्यू करिएगा, तो न्यूट्रल ट्रीटमेंट ठीक है, दवाइयों का असर को कम करता ही करता है, लेकिन न्यूट्रल ट्रीटमेंट को